कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो आसमान की ओर देखता है। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसने भागना बंद नहीं किया। भागते भागते वो एक बोर्ड तक पहुंचा। उस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108, यानी यहाँ से कोई लौट नहीं सकता। ये देखकर उसके कदम रुक गए, लेकिन डर ने उसे दोबारा भागने पर मजबूर कर दिया। अंधेरा गहराने लगा। अचानक सारे परिंदे उड़ गए। अजीब खामोशी और खौफ का माहौल। कई मील दौड़ने के बाद भी उसे एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा, जैसे कि वे भी किसी अनजानी ताकत से डर रहे हों। काफी देर बाद वही बोर्ड दोबारा उसके सामने था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। अब उसे समझ आ चुका था कि चाहे वो कितना भी भागे, इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। वो पेड़ पर चढ़कर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी जमीन हिलती है, अजीब आवाजें गूंजती हैं और कोई उसे अंधेरे में खींच ले जाता है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं और दृश्य यहीं खत्म हो जाता है। 6 दिन बाद कहानी शहर में शिफ्ट होती है। यहाँ मिलती है मीना, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। उसका बॉस उसे एक गोल्डन पैरेट को किसी दूर जगह डिलीवर करने का ऑन ऑर्डर देता है। मीना गाड़ी में बैठकर GPS सेट करती है और सफर शुरू करती है। शहर से बाहर निकलते ही उसे एक बोर्ड पर दर्जनों मिसिंग लोगों की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन वो ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में मीना उसी जंगल में पहुंच जाती है। धीरे धीरे वही हाल, सिग्नल गायब, रेडियो बंद और गाड़ी खराब। उसे सामने वही बोर्ड दिखता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। वो घबरा जाती है। मदद की तलाश में पिंजरा हाथ में लेकर पैदल निकल पड़ती है, लेकिन लौट कर आती है तो देखती है उसकी गाड़ी गायब हो चुकी है। जंगल की हर जगह एक जैसी लगने लगी थी। अंधेरा बढ़ता है, परिंदे फिर से उड़ जाते हैं और जमीन हिलने लगती है। मीना को एहसास होता है कि कोई आसपास है। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन औरत अचानक गायब हो जाती है। थोड़ी दूर जाकर मीना को एक बड़ा कमरा दिखता है। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आओ। मीना अंदर जाती है। वहाँ और 2 लोग हैं, कियारा और डैनियल। औरत अपना नाम बताती है, मैडलिन। कमरे में एक विशाल शीशा था। मैडलिन कहती है, जल्दी शीशे के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि वॉचर्स हमें देखने आ रहे हैं। मीना हैरान, वॉचर्स कौन? मगर कोई जवाब नहीं। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कियारा बताती है, वो दूसरी तरफ से हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात आते हैं और सुबह तक हमें घूरते रहते हैं। शोर बढ़ता है। मैडलिन कहती है, ये खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो, इसीलिए ताली बजा रहे हैं। मीना पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो जंगल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैडलिन बाकी सबको रोक देती है। जाने दो, ये वापस जरूर आएगी। इस जंगल से कोई नहीं निकल सकता। मैडलिन ने चेतावनी दी, अगर लेट हो गई तो जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन मीना ने किसी की बात नहीं मानी। वो पैरेट को लेकर तेजी से आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलते ही उसे फिर वही साइन बोर्ड दिखा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ती रही, मगर कुछ ही देर बाद रास्ता खत्म हो गया। मीना खुद को एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाती है, जहाँ चारों ओर केवल घना जंगल फैला था। थकी और मायूस मीना वहीं बैठ गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह डर से पीछे मुड़ी। सामने मैडलिन खड़ी थी। मैडलिन ने कहा, डर मत, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की। हम सब ने कोशिश की थी और हार गए। ये जंगल किसी शिकारी की तरह है और हम उसका शिकार। मैडलिन उसे जंगल की गहराई में ले गई। वहाँ चारों तरफ घेरा बनाकर लगे हुए थे अनगिनत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड। बीच में था उनका घर। मैडलिन बोली, ये बोर्ड प्रोफेसर नाम के एक आदमी ने लगाए थे, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। याद रखना, इन बोर्ड्स को कभी इग्नोर मत करना। इनके आगे जाना मौत को न्योता देना है। धीरे धीरे रात ढल आई। सब लोग फिर उस अजीब कमरे में लौट आए। हर रात की तरह वॉचर्स आ चुके थे। आज कियारा उनके सामने डांस करने लगी और बोली, ये सब उन्हें पसंद है। दरअसल उन चारों को रात भर वॉचर्स के सामने खड़े रहने की मजबूरी नहीं थी। वे जो चाहे कर सकते थे। बस एक नियम था, पीठ करके खड़ा होना मना था। ऐसा करने पर वॉचर्स का गुस्सा जानलेवा हो जाता था। रात उनके लिए वॉचर्स का डर लाती थी, तो दिन जंगल की मुश्किलें। पेट भरने के लिए हर दिन शिकार पर जाना पड़ता था। यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। अगले दिन मीना और कियारा शिकार के लिए जंगल में निकलती हैं। रास्ते में मीना पूछती है, ये वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं? कियारा धीरे से कहती है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, पर मैडलिन बताती है कि वो हमें सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्लें बहुत खौफनाक होती हैं। कियारा मीना को एक बड़ा गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे गड्ढे पूरे जंगल में हैं। दिन में वॉचर्स इन्हीं में छुपे रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है।
और रात होते ही ये बाहर निकल आते हैं। चलते चलते कियारा अपना राज खोलती है। मैं यहाँ 5 महीने पहले अपने पति के साथ आई थी, तब से हम दोनों फंसे हुए हैं। पर 6 दिन पहले मेरा पति रास्ता ढूंढने गया था। मुझे यकीन है कि वो जरूर लौटेगा और हमें यहाँ से निकाल ले जाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि उसका पति वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जंगल ने जिसे निगल लिया था। अब वो जिंदा नहीं था। दोनों बातें करते हुए कमरे के पास लौट आते हैं। यहाँ मैडलिन मीना को 3 सख्त नियम बताती है। रात में दरवाजा मत खोलना, आईने की तरफ कभी पीठ मत करना, दिन के वक्त गड्ढों के पास मत जाना और हमेशा रोशनी में रहना। मैडलिन कहती है, जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगी तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। उसी रात वो वॉचर्स के बारे में खुद पता लगाना चाहती है। वो शीशे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, मगर कुछ सुनाई नहीं देता। उसे लगता है कि मैडलिन की सारी बातें झूठ हैं। इसी शक में मीना नियम तोड़ देती है और आईने की तरफ पीठ करके सो जाती है। तभी बाहर हलचल मच जाती है। वॉचर्स गुस्से में शीशे पर जोर जोर से चोट करने लगते हैं। शोर से मैडलिन जाग जाती है और तुरंत मीना को खड़ा कर शीशे की ओर मुंह करने को कहती है। तब जाकर वॉचर्स शांत होते हैं। अब मीना को एहसास होता है कि वॉचर्स इंसानों की पीठ देखना अपनी बेइज्जती मानते हैं। रात किसी तरह गुजरती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वह पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डैनियल का जवाब था, नहीं, और जिसने भी उन्हें देखा है वो कभी जिंदा नहीं बचा। मीना अब डैनियल से कहती है, मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई कहानियां हैं। वो हमें डराकर यहाँ रोक रही है। असली सच जानने के लिए हमें उन गड्ढों को चेक करना चाहिए। शायद वहीं से बाहर जाने का रास्ता मिले। डैनियल भी अब यहाँ रहकर तंग आ चुका था। वह किसी भी तरह इस जंगल से भागना चाहता था, इसीलिए वह मीना की बात मान लेता है। दोनों एक गहरे गड्ढे तक पहुँचते हैं। मीना खुद को रस्सी से बांधकर अंदर उतरती है, जबकि ऊपर से डैनियल रस्सी थामे रहता है। धीरे धीरे नीचे पहुंचकर मीना देखती है कि वहाँ ढेर सारा इंसानों का सामान बिखरा पड़ा है। कपड़े, बैग, कैमरे और कई चीजें। ये सब उन लोगों का था जो जंगल में गायब हुए और वॉचर्स का शिकार बन गए। मीना वह सामान इकट्ठा करती है और डैनियल रस्सी के सहारे एक एक कर सब ऊपर खींच लेता है। अब मीना इंतजार करती है कि रस्सी वापस नीचे आए और वह ऊपर चढ़ सके। तभी उसे गड्ढे के अंदर हलचल सुनाई देती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मीना घबरा कर चिल्लाती है, डैनियल रस्सी फेंको जल्दी। अंधेरे से एक वॉचर का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ पर धूप पड़ती है वह झुलसने लगता है। तभी डैनियल रस्सी नीचे फेंकता है और मीना तेजी से ऊपर चढ़ जाती है। डरी सहमी मीना अब समझ चुकी थी कि मैडलिन का डर कहीं न कहीं सच था। ये लोग सामान लेकर सेफ हाउस लौट आते हैं। मैडलिन पूछती है, ये सामान कहाँ से मिला? मीना और डैनियल झूठ बोलते हैं, जंगल से मिला। लेकिन मैडलिन यहाँ सालों से रह रही थी। वह तुरंत समझ गई कि ये सामान गड्ढे से लाया गया है। वह सीधे पूछती है, मीना गड्ढे में तुमने क्या देखा? मीना कुछ नहीं बताती, लेकिन अब उनके पास एक बड़ा राज था। मीना को वहाँ एक कैमरा मिला था। डैनियल उसे किसी तरह टीवी से जोड़ देता है ताकि रात को वे वॉचर्स को खुद देख सकें। मैडलिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये गलत है, बहुत गलत। लेकिन मीना और डैनियल उसकी एक बात नहीं मानते। उस रात सब बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। कैमरा ऑन है, टीवी ऑन है, सब आंखें गड़ी हैं। पर जैसे जैसे रात गहराती है एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। आज वॉचर्स आते ही नहीं और कुछ देर बाद उनके साथ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सबका ध्यान तुरंत टीवी की स्क्रीन की तरफ गया। वहां उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दी। बाहर जो भी था उसने कियारा के हस्बैंड की आवाज में आवाज लगाई और दरवाजा खोलने को कहा। कियारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि सचमुच उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर वापस आ गया है। वो बिना सोचे समझे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन मैडलिन बीच में आकर उसे रोक लेती है। वह सख्ती से कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता। इस घने अंधेरे में इंसान यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। कियारा को मैडलिन की बात झूठ लगती है। वो किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलना चाहती थी। तभी मैडलिन उसे समझाती है, अगर सच में वो तुम्हारा हस्बैंड है तो उसका इम्तिहान लो। उससे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम दोनों को पता हो। कियारा ने हिम्मत करके बाहर खड़े इंसान से अपनी एक पुरानी किताब का जिक्र किया जिसके बारे में उसका हस्बैंड हमेशा जानता था, लेकिन बाहर खड़ा शख्स कोई जवाब नहीं दे पाया। सब समझ गए कि वो असली इंसान नहीं बल्कि वॉचर है। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वॉचर ने गुस्से में बाहर लगाया कैमरा तोड़ डाला और यहीं एक नया राज सामने आया। वॉचर्स इंसानों का रूप भी धारण कर सकते हैं। गुस्से में भरे वॉचर्स ने शीशे पर वार करना शुरू किया, इतना जोर से कि उसमें बड़ा क्रैक तक पड़ गया। माहौल बेहद खौफनाक हो गया।
मगर मैडलिन ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने सबको लाइन से शीशे के सामने खड़ा कर दिया। वॉचर्स ने उन्हें खड़ा देखा तो उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ और वे धीरे धीरे वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद मीना का डर और बढ़ गया। उसने आखिरकार सच उगल दिया, हमने गड्ढे से वो सारा सामान चुराया था। ये सुनकर मैडलिन गुस्से से कांप उठी। तुम लोगों ने दूसरा नियम भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन खुद उस गड्ढे के पास गई और सारा चुराया हुआ सामान वापस वहीं फेंक दिया। इससे वॉचर्स का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन अब हालात और डरावने होने लगे थे। जंगल की हर चीज अजीब लगने लगी थी और इसका सबसे खतरनाक असर डेनियल पर दिखने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर बेहद गुस्सा करने लगता। वहीं दूसरी तरफ कियारा के अंदर अब भी ये उम्मीद बाकी थी कि उसका असली हस्बैंड जिंदा है और किसी दिन आकर उसे इस डरावने जंगल से बचा ले जाएगा। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डेनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसीलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी। लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। डेनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का टाइम हो गया, इसलिए अब मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स की गुराने की आवाजें आने लगी। इस टाइम मीना और मैडलिन के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब ये वॉचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डेनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वह उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलिन डेनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन ने कहा कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर ये वॉचर्स हैं क्या चीज? इस पर मैडलिन ने गहरी सांस लेकर सच बताया, असल में ये वॉचर्स कोई और नहीं बल्कि फेरीज हैं। हाँ, वही पंखों वाले जादुई जीव जो कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन वक्त के साथ इंसानों को उनकी शक्तियों से डर लगने लगा और डर के मारे इंसानों ने सोचा कि फेरीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। चूंकि इंसानों की गिनती ज्यादा थी, इसीलिए फेरीज उनका सामना नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने उन्हें जंगल के भीतर बने गहरे गड्ढों में कैद कर दिया और एक श्राप से हमेशा के लिए वहां बंद कर दिया। सदियों तक फेरीज अंधेरे में कैद रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर लिया और आज वही फेरीज हमारे सामने वॉचर्स बनकर आते हैं। मैडलिन ने आगे बताया, सैकड़ों साल अंधेरे में रहने के कारण उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी। अब सूरज की रोशनी उन्हें जलाती है, लेकिन एक शक्ति उनके पास अब भी है, रूप बदलने की। वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। ये सुनकर डेनियल ने पूछा, लेकिन ये हमसे चाहते क्या हैं और हर रात हमें ऐसे घूरते क्यों हैं? मैडलिन ने जवाब दिया, ये वॉचर्स फिर से इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में इंसानों के बीच घुल मिल नहीं सकते। इसीलिए हमें यहाँ बंद किया गया है ताकि ये हमें देखकर हमारा रूप सीख सकें, हमारी आदतें अपनाकर हमारी दुनिया में वापस जा सकें। मैडलिन की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर से डरावनी आवाजें आने लगीं। वॉचर्स वापस लौट चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मीना और मैडलिन कमरे में वापस आ गए हैं, वो भड़क उठे
और गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगे। चारों ने मिलकर जल्दी से एक भारी टेबल खींचकर दरवाजे के सामने रख दी, लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। अब सबको साफ दिख रहा था कि कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाएगा और उनकी मौत सामने खड़ी है। तभी उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। टेबल घसीटने के दौरान कारपेट खिसक चुका था और उसके नीचे एक बड़ा लोहे का गेट दिखाई दिया। सबने मिलकर गेट खोला तो नीचे एक विशाल बंकर था। बिना देर किए चारों उस बंकर में उतर गए और ऊपर से गेट बंद कर दिया। बंकर में पहुंचकर सब हैरान थे कि इतने सालों से ये जगह उनके पैरों तले मौजूद थी और किसी को पता तक नहीं चला। और हैरानी की बात ये थी कि बंकर के अंदर हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी। बंकर के अंदर उन्हें हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और जरूरत की हर सुविधा मिली। मीना को शक हुआ कि आखिर ये जगह किसने बनाई होगी। जब उसने कंप्यूटर ऑन किया तो सामने सच आ गया। ये बंकर बनाया था प्रोफेसर मार्टिन ने। असल में प्रोफेसर को वॉचर्स के बारे में सब पता था। उसने इन्हीं पर रिसर्च करने के लिए ये बंकर बनाया था। लालच देकर वो इंसानों को काम के बहाने जंगल तक लाता और रात में उन्हें ऊपर कमरे में छोड़कर खुद बंकर में छिप जाता। बाहर निकलकर वॉचर्स उन बेचारों को मार डालते और खा जाते। फिर अगली वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि उसे एक ऐसी फेरी मिली जो बाकी सबसे अलग थी। वो रोशनी में भी बाहर निकल सकती थी और उसने एक छोटी बच्ची का इतना परफेक्ट रूप लिया था कि कोई इंसान पहचान भी न सके। यही फेरी थी जिसे प्रोफेसर ने पिंजरे में कैद कर लिया था। मीना जब कंप्यूटर में आखिरी वीडियो प्ले करती है तो सबका दिल दहल जाता है। उसमें प्रोफेसर कहता है कि अब वो खुद को और उस फेरी को मार देगा। मरने से पहले वो रास्ता बताता है, शाम को जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं उसी दिशा में भागना, तब जाकर ये जंगल पार कर पाओगे। और अगर कभी बाहर निकल जाओ तो मेरी रिसर्च यूनिवर्सिटी से मिटा देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। वीडियो खत्म होते ही गोली चलने की आवाज आती है। प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को और फिर खुद को गोली मार दी थी। अब चारों के चेहरे पर उम्मीद थी क्योंकि उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता मिल चुका था। अगले दिन सब बंकर से बाहर आए तो देखा कि वॉचर्स ने सेफ हाउस पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब उन्हें हर हाल में जंगल छोड़ना था। मीना ने अपने पास रखा तोता उड़ाया और जिस दिशा में वो गया ये लोग उसी दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिली। मैडलिन ने बताया कि यही वो दौर था जब इंसान और फेरीज साथ रहते थे, लेकिन धोखा देकर इंसानों ने उन्हें कैद कर दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद सब एक नदी किनारे पहुंचे जहां प्रोफेसर की छोड़ी हुई बोट खड़ी थी। उन्हें लगा अब बच निकलेंगे, लेकिन तभी अंधेरा छा गया और वॉचर्स आने लगे। तभी पीछे से आवाज आई। वो कियारा का हस्बैंड था, बुरी तरह जख्मी हालत में। डैनियल उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन सच्चाई सामने आई। बाकी लोग तुरंत बोट लेकर नदी पार कर गए क्योंकि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे शहर पहुंच गए। वो इंसान नहीं बल्कि वॉचर था जिसने डैनियल को मार डाला। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया कुछ दिनों बाद। मीना यूनिवर्सिटी पहुंची प्रोफेसर की रिसर्च डिलीट करने। वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला जिसमें नया सच सामने आया। असल में इंसान और फेरीज की शादियां भी होती थीं। उनके बच्चों को कहा जाता था हाफलिंग्स। ये हाफलिंग्स इतने ताकतवर थे कि किसी भी इंसान, यहाँ तक कि मरे हुए इंसान का रूप भी ले सकते थे। यही मीना को एक और बड़ा राज मिला। प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन की पुरानी तस्वीर। उसमें वही औरत थी जो इतने समय से उनके साथ जंगल में थी। यानी असल मैडलिन पहले ही कैंसर से मर चुकी थी और ये नई मैडलिन असल में एक फेरी थी। सच सामने आते ही मीना ने कियारा को बताने की कोशिश की, लेकिन तभी असली कियारा वहां आ गई। मीना के होश उड़ गए क्योंकि इसका मतलब था कि अब तक जो उनके साथ थी वो मैडलिन ही थी जिसने कियारा का रूप लिया हुआ था। फिर मैडलिन ने खुद कबूल किया, मैं बाकी फेरीज से अलग थी, सब मुझे तंग करते थे, मैं अकेली थी और इंसानों के बीच रहना चाहती थी। प्रोफेसर ने मुझे पिंजरे में कैद किया और अपनी मरी हुई बीवी का रूप लेने को कहा। मैं मान गई, लेकिन बाद में उसने धोखा दिया, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। इसके बाद मैडलिन ने मीना पर हमला किया और उसका गला दबाने लगी। लेकिन तभी मीना ने कहा, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम दिन में क्यों निकल सकती हो? क्योंकि तुम पूरी फेरी नहीं हो, तुम हाफलिंग हो, आधी इंसान आधी फेरी। तुम इंसानों के बीच रह सकती हो और तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स मौजूद हैं। ये सुनकर मैडलिन का असली रूप सामने आ गया। उसके पंख निकल आए और वो उड़कर वहां से गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी, लेकिन डर अब भी उसके अंदर था। और कहानी का आखिरी शॉट, घर के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही थी जिसने अब नया रूप धारण कर लिया था। और यहीं पर ये रहस्यमयी कहानी खत्म होती है।